सब रेडी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पहला पार्ट देखा कि नहीं देखा? देखा ना? जो लोग देखा होगा उसको मजा भी आया होगा, है ना? पूरा थियरी विथ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चन किए, है ना? बेसिक से समझे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर जा रहा है। वैसे बहुत प्राइमरी डेफिनेशन की बात करेंगे, छोटे छोटे डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना? पिछले जो लेक्चर है हमारा, जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट है, उसमें अगर आप पहला पार्ट देखो तो मैंने सेट के डिफिनीशन पे ही ज़्यादा जोर दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया है। उसके बाद फिर हमने जो है कि कुछ नोटेशन जो यूज होते हैं अक्सर उस पर चर्चा किया है, और उसके बाद फिर जो है कि नोटेशन के बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को मैंने बताया था उसमें, है ना? तो जल्दी से जुड़ जाओ, बाकी लोग सबको जोड़ो, बताओ सबको कि पढ़ाई चलने वाला है यार, कब तक रील्स देखेगा, कुछ पढ़ ले, ठीक है? आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो टाइप्स ऑफ सेट्स पे रहेगा, है ना? मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, ये सेट थ्योरी का हमारा पार्ट 2 चलने जा रहा है। क्लियर? सेट थ्योरी पार्ट 2। सेट थ्योरी पार्ट 2। अब यार देखो, सेट थ्योरी पार्ट 2 जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसमें हमारा मेन टॉपिक जो है आज के लेक्चर का वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना? टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। बड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला जो सेट होता है उसको मैं बोलता हूँ नल सेट। नल सेट, या इसी को बोला जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या फिर इसी को हम बोले कुछ अलग नाम में तो वॉइड सेट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? वॉइड सेट, है ना? तो कुछ भी बोलो, मिला जुला के बोल रहा हूँ इसी के बारे में। क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ इसी के बारे में, ठीक ना? नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सब इसी के नाम। अब ये अपने नाम से ही बता रहा है। हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब हिंदी भी लिख ही देता हूँ यार। रिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, है ना? कितना बढ़िया बात है। आप पूरा खाली हो जाओ, विचारों से शून्य हो जाओ। आहा, तो रिक्त समुच्चय है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? अ सेट हैविंग, लिखो, अ सेट हैविंग, a set having no element, a set having no elements, a set having no elements, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक ना? a set having no elements, a set having no elements is called null set, है ना? is called null set, ठीक है? it is denoted by phi, है ना? या फिर आप इसे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लीजिए। देखिए मैं मना कर रहा हूँ, कुछ मत लीजिए। कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि जीरो ले लेते हैं, कहते सर कुछ नहीं है। अरे भाई, तूने जीरो ले लिया ना, जीरो एक एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर कैसे कुछ नहीं है, ठीक ना? जीरो भी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, खाली कुछ नहीं है इसके। इसको बोलते हैं नल सेट। इसको क्या बोलते हैं? नल सेट। क्लियर? अच्छा, दूसरा क्या होता है? अब देखो धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाएंगे। नल सेट के बाद जो पढ़ना है दूसरा टॉपिक, वो आपको पढ़ना है सिंगलटन सेट। क्या पढ़ना है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अपने नाम से ही बता रहा है, सिंगलटन सेट,
है ना, इकाई समुच्चय, ठीक है, एकल समुच्चय। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट consisting of only one element, a set consisting of only one element, a set consisting of only one element, जो अपने अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट को रखे, वो क्या है, वो क्या है, सिंगल्टन सेट है। वो क्या है, सिंगल्टन सेट है। क्लियर? अच्छा ठीक है, क्लियर है ना यार। डिफिनीशन में कोई दिक्कत? अब कई तो करें गुरुजी सिर्फ डिफिनीशन बता रहे हो, एग्जाम्पल तो लिए नहीं। अरे लेता हूँ, घबराने का नहीं, लेता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले नल सेट के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, नल सेट के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे पहचानेगा कि ये नल सेट है? कुछ एग्जाम्पल तो होने चाहिए ना यार, बिना एग्जाम्पल के तो फीका फीका ना रहेगा यार, एग्जाम्पल तो होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल लिखो, जैसे लिखो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या बताने का? पॉसिबल है क्या भाई? बोला जा रहा है कि x 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है, और है क्या, नेचुरल नंबर। अब कहोगे भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है यार, तुमने बोला कि 5 6 के बीच रहेगा। पागल समझो काम को भाई, इतना नहीं परेशान होने का। ये कौन सा सेट है? ये नल सेट है। ये कौन सा सेट है? ये नल सेट है। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर ना। अच्छा दूसरा कैसे देगा तब समझिए। दूसरा ऐसे दे देगा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, -10। अब कहोगे यार क्या क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है भाई? कोई मारो मुझे मारो भाई। देखो तुमने बोला कि x बिलोंग टू रियल नंबर। अब भाई x बिलोंग टू रियल नंबर तो हम कुछ भी निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, मैं किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायरिंग करूं तो यार मुझे पॉजिटिव मिलेगा ना। मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। तो भाई इतने परेशान नहीं होने का, इतना परेशान नहीं होने का। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। ये भी एक नल सेट है। क्लियर? अच्छा थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, सिंगल्टन सेट। जैसे मैंने बोला थर्ड पॉइंट, उसका थोड़ा एग्जाम्पल चर्चा कर लिया जाए। सिंगल्टन सेट का एग्जाम्पल तो देखो क्या दे देगा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belong to natural number, x belong to natural number and x square minus 25 is equal to 0। x square minus 25 is equal to 0। अब आप ये कहोगे कि भाई अगर मैं इसे तोड़ूं, है ना, तो x स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 5, x प्लस 5 बराबर क्या? 0। यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो नेचुरल नंबर में -5 तो आ नहीं सकता यार। नेचुरल नंबर तो क्या होता है? नेचुरल नंबर तो भाई 1 2 3 4 5 निगेटिव तो आ नहीं सकता। तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी? +5। तो बताओ ये सिंगल्टन सेट हुआ कि नहीं हुआ? इसके अंदर सिंगल एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अंदर क्या आ रहा है? सिंगल एलिमेंट 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सिंगल्टन सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इन इट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। जो सिंगल एलिमेंट को कंटेन करे वो क्या होता है? सिंगल्टन सेट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके अच्छा चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है ना।
ये चीज़ें क्लियर हुई, इम्पटी सेट और सिंगलटन सेट क्लियर हुआ, बोलो हाँ। ओके चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना, सिंगलटन सेट और ये इम्पटी सेट से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आ जाते हैं किस पे आ जाते हैं, अभी तो बहुत सारे सेट पढ़ने हैं ये बच्चे, फाइनाइट सेट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट फाइनाइट सेट है ना, हेडिंग डाल लिखिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्लियर। पढ़ने का फाइनाइट सेट क्या है, कहीं और मत जाइए, पूरा लेक्चर अटेंड करिए, आपको फायदा दिखेगा, ठीक है। लिखिए अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स a set having finite number of elements is called finite set, clear। अब देखिए जहां पे मैं काउंट कर सकता हूं, जैसे सेट ए है और सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए, तो ये कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 5 एलिमेंट है, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, काउंटेबल है, क्लियर है, बोलो भाई बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फाइनाइट सेट में क्या है कि मैं इनको काउंट कर सकता हूँ कि कितने एलिमेंट है ना, इसके पास फाइनाइट एलिमेंट है, मैं उसको गिन सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल ले, कैसे दिया रहेगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, लिखा रहेगा सेट एस इज इक्वल टू set of all x belong to natural number such that को कभी कभी ऐसे देखो, ऐसे वर्टिकल लाइन से भी ऐसे डिनोट करते हैं, तो सेट s इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x belong to natural number such that x square is less than 100, x square is less than or equal to 100। तो बताइए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, 100 से मेरा एक्स स्क्वायर का आ रहा है, कम आ रहा है। तो अगर 100 से मेरा एक्स स्क्वायर कम आ रहा है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, बताओ जरा मैं, क्या मैं इसे 1 लिख सकता हूँ, है ना, नेचुरल नंबर तो भाई 1 से ही शुरू होगा ना, तो 1 का स्क्वायर कितना आने का, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36 है ना, 49, 8 का कितना 64, 9 का 81 और 10 का कितना 100। इसके आगे जाने का कि नहीं जाने का, नहीं जाने का, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 100 लिखा गया है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 100 से क्या है, बड़ा है। तो आपको कितने एलिमेंट मिले, 10 एलिमेंट मिले। काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो इसको। फाइनाइट एलिमेंट है कि नहीं है, फाइनाइट एलिमेंट है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में फाइनाइट है तो उसे फाइनाइट सेट कहा जाएगा। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर ना, ओके। चलिए दूसरा क्या जाता है, इसी में आ जाता है फिर दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्लियर। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या होंगे, सेट एस इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट, सेट एस इज said to be infinite set, infinite set, infinite set when s has infinite number of elements, clear, when s has infinite number of elements। इसका एक एग्जांपल देख लें, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, क्लियर, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर
x belong to natural number such that x is greater than 25, x is greater than 25। अब यार ये बताओ कि कोई ये सेट है जिसका x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो क्या है 25 से बड़ा है, तो आपके सेट के अंदर कौन आएगा? 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, कहाँ तक जाएगा भाई? सो ऑन, ऐसे जाते रहेगा। पता तो नहीं है कहाँ तक जाएगा, कंटिन्यू है, जाते जा रहा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हुए कि नहीं हुए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हुए कि नहीं हुए? हुए ना। इसको क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना यार? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। चलो थोड़ा और डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना? पांचवा डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसमें अगर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक टर्म आएगा इक्वल सेट। एक टर्म क्या आएगा? इक्वल सेट। इक्वल सेट। कमेंट करते रहो आप लोग, समझ में आता है तो कमेंट करते रहो। हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलते रहो, थोड़ा हमको भी पता चलता है। ठीक है, इक्वल सेट क्या है? लिखिए, टू सेट A and B are said to be equal. Two set A and B are said to be equal if every element of set A, if every element of set A is a member of set B and every element of set B is a member of सेट। कहने का मतलब क्या है यार? क्या कहना चाहता हूँ? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास दो सेट है, आपके पास दो सेट है। एक सेट में है A B C D और दूसरे सेट में है A B B B C C C D D D D D, है ना? दो सेट हैं ए और बी। तो आप हमें ये बताओ, क्या सेट रिपीटिशन के अलाउ करता है? क्या सेट रिपीटिशन के अलाउ करता है? नहीं करता है। मतलब फाइनली सेट बी को क्या लिखा जाएगा? ए बी सी डी लिखा जाएगा, है ना? तो सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या वो सेट बी में पाए जा रहे हैं? और क्या सेट बी में जितने एलिमेंट हैं, क्या वो सेट ए में पाए जा रहे हैं? ऐसा है क्या? जल्दी से मुझे देख के बताओ, क्या ऐसा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है कि सेट ए में भी 4 एलिमेंट पाए जा रहे हैं ए बी सी डी, और सेट बी में भी 4 एलिमेंट पाए जा रहे हैं ए बी सी डी। तो बताओ दोनों सेट इक्वल हुए कि नहीं हुए? दोनों सेट इक्वल हुए कि नहीं हुए? हुए ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हुए ना। मतलब क्या कि अगर दोनों सेट इक्वल हैं, दोनों सेट इक्वल हैं तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही, करस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, है ना? यही रिजल्ट निकलता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया ना यार? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है और सेट बी के अंदर 4 3 2 1 है। बताओ
जो इसमें एलिमेंट मौजूद हैं क्या इसमें भी मौजूद हैं, और क्या जो बी में मौजूद है वो सभी एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो सेट ए बी के बराबर होगा, सेट ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होगा तो सेट ए बी के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो सेट ए के अंदर है 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर है 1 2 3 और एक लेटर है 9। अरे ए ला लो, बी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो यार, ए बी कुछ भी ले लो यार, ए ले लो। तो मान लो एक तो मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, इसमें 4 है और इसमें ए है। अब बताओ क्या सभी एलिमेंट इसमें हैं, क्या सभी एलिमेंट इसमें हैं, और इसके सभी एलिमेंट क्या इसमें पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेट ए बी के बराबर नहीं होगा। देखो ए से बी की तरफ देखें तो सब लोग दिखें, और बी से ए की ओर देखें तो सब लोग दिखें। बात समझ रहे हो ना, मतलब दोनों तुम हो और बीच में आईना है, दोनों लोग का फेस सेम होगा ना यार। ए बी की तरफ दिख रहा है तो अपने को ही देख रहा है, और बी ए की तरफ देख रहा है तो अपने को ही देख रहा है, तब जाके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई भी मिसमैचिंग हुआ तो दोनों सेट बराबर नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसी में एक अगला सेट ले लेते हैं जिसका क्या नाम है, इक्विवेलेंट सेट। लिखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो लिखो टू सेट A and B are said to be equivalent. Two set A and B are said to be equivalent when दोनों की कार्डिनलिटी देखो सेम होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मैंने पहले लेक्चर में बताया है, कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद होना चाहिए। मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक ना। और सेट बी के अंदर भी 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बताइए कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में हैं क्या उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में हैं, ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा ही है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इसमें कोई मतलब नहीं है कि ये वाला एलिमेंट इसमें पाया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। बस नंबर इक्वल हो जाए तो दोनों सेट इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। बस नंबर का इक्वल होना जरूरी है, भले ही नंबर कुछ भी हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सेट ए क्या है, सेट ए है ना, लेटर्स ऑफ द वर्ड लायन, LION। और एक है सेट बी क्या है, लेटर्स ऑफ द वर्ड वोल्फ, WOLF। क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सेम है? क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? हाँ, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्लियर, क्लियर ना। तो ऐसा कहीं नहीं है। तो एक चीज नोट कर लो, नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो, क्या है, लिखो इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट
but equivalent sets need not to be इक्वल। मतलब क्या, इक्वल सेट हमेशा ही क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। नीड नॉट टू बी इक्वल, ऐसा आवश्यक नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट क्या हो, इक्वल हो। समझ में आया? बोलो समझ में आया? वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सुपर सेट, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है सबसेट। वो क्या है? सबसेट। देखिए क्या है सबसेट, ध्यान से सुनिएगा। सबसेट क्या है समझिएगा। लिखिए, लेट A and B are two set, let A and B are two set, let A and B are two set if every element of set A, if every element of set A, if every element of set A is containing set B, then set A is called subset of set B। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया? एंड B is called superset of set A। मैंने क्या बोला इस चीज को इतना समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक सेट A है और इस सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट B है और सेट B के अंदर 5 एलिमेंट है। अब आप ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन लिखा गया है कि सेट A इज कंटेन्ड इन सेट B, है ना? एलिमेंट ऑफ सेट A, ऐसा लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? हाँ, एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज कंटेन्ड इन, यहाँ पे प्रेजेंट है ना? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज कंटेन्ड या प्रेजेंट इन सेट B, जितने भी सेट A के एलिमेंट हैं क्या वो सेट B में पाए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो A को सबसेट बोला जाएगा B का। यहाँ पे लिखा जाएगा A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ, और B को क्या कहा जाएगा? B इज सुपर सेट ऑफ A कहा जाएगा। B इज सुपर सेट ऑफ A कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया किसको क्या बोलना है? जो बड़ा भाई है, जो अपने अंदर सब कुछ रखा हुआ है, वो सुपर सेट कहलाएगा। जो छोटा भाई है वो सबसेट कहलाएगा। समझ में आया? बोलो भैया समझ में आया? ओके, इतना तो चीज़ आना चाहिए यार, इतना तो चीज़ आना चाहिए, बहुत हल्की सी चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं। सबसेट में दो कैटेगरी किया गया। सबसेट में दो कैटेगरी किया गया। एक को बोला गया प्रॉपर सबसेट, एक को बोला गया प्रॉपर सबसेट, और एक को बोला गया इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो देखिए बड़ा सिंपल सा चीज है। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट बड़ा सिंपल सा चीज है। देखिए लिखिए इफ प्रॉपर सबसेट में लिखिए, प्रॉपर सबसेट में लिखिए, प्रॉपर सबसेट में लिखिए, क्या लिखिए?
लिखिए इफ A इज a subset of B, if A is a subset of B, है ना, set B, but A is not equal to B, but A is not equal to B, then A is called proper subset of इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है यार? अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो सेट ए है, ऊपर वाले एग्जांपल मैंने बताया कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है। तो मैंने कहा कि सेट ए बी का सबसेट है, लेकिन सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। बराबर तब होगा जब इसमें भी 4 5 को पिरो दिया जाए, जब इसमें भी 4 5 को रखा जाए, लेकिन 4 5 तो इसमें है नहीं। अगर सेट ए कुछ ऐसा रहता 1 2 3 4 5 तब न जाके ए बी के बराबर होता। यहाँ तो ऐसा सिचुएशन है नहीं, यहाँ सेट ए में तो 3 ही एलिमेंट है ना। तो सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट ए बी के बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, है ना। इन केस यहां पे देखिए, यहां पे प्रॉपर सबसेट मैंने क्या लिखा कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। वहीं इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है कि ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब जहां इक्वलिटी होल्ड कर लेता है, जहां पे दोनों सेट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और जहां पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करता है, बस ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद होते हैं, उसके बराबर नहीं होते हैं, तो उसको प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। बात का मतलब समझ में आया यार? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता दो हमें, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ओके। अब समझिए एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे सबसेट निकालते हैं ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं चाहूँ, है ना, तो मान लीजिए कि कोई सेट ए है और सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, एक और। तो अगर मैं इसके सबसेट देखूं, तो सबसेट का मतलब कि सेट 1 भी इसका सबसेट सेट 2 भी इसका सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर पाया जा रहा है ना। और 1 2 क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। ये दोनों प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। ये सेट 2 क्या है? इसका प्रॉपर सबसेट है। और ये 1 2 ये खुद देखिए, ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो मतलब एक सेट अपना खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। लिख लीजिए, एक सेट अपना खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर लिया है, जितना ये है उतना ही है। अच्छा, एक चीज और, फाई जो इम्पटी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। जो फाई होता है वो क्या होता है? सबका सबसेट होता है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगले लेक्चर में पूरा नोट लिखवाऊंगा इसका कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होता है वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। ये दोनों पॉइंट मैं आगे नोट कराऊंगा अगले लेक्चर नंबर 3 में, है ना। लेक्चर नंबर 3 में मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो और बताऊंगा भी कि किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, किसी सेट में अगर 10 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे। सारी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 3 में करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं, मतलब नहीं देखेंगे,
लेक्चर नंबर 3 को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। ज़्यादातर ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो टाइप्स ऑफ सेट के थ्योरेटिकल पोर्शन पे फोकस्ड किया गया है, टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस किया गया है। तो लेक्चर नंबर 3 देखना ना भूलें यार, ठीक है। फटाफट यहाँ से देख के जाओ, लेक्चर नंबर 3 देखो यार, ओके ना। चलो ओके बाय।